Jai Jinendra. Good evening, everyone. Sunday evening, and basically first Sunday evening of the month, and we are here for the Applied Jainism show. Today we have a Purvi Shahji together with us, and all of us hear many things about the plastic, that we should not restrict the plastic use, we should not do this, we should do that. But many times we are not able to understand why we should avoid that use of plastic. So today Purvi Shahji will be able to guide us on that, and will be able to inform us that why we should not use the plastic. So with that, we will start with the Navkar mantra. Let's start with the Navkar mantra. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोहे सप्तसाहुणं, एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। हमने हमेशा से सुना है, हम कर रहे हैं अप्लाइड जैनिज्म। सो जैनिज्म के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, पर वो जैनिज्म बहुत टाइम हमें पता नहीं चलता कि इसको अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में। आचार की बात सुनते हैं, पर आचार जब भी करने को जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि डे टू डे लाइफ में ये आचार कैसे करना है। तो यही शो हमने इसके लिए चालू करना है कि डिफरेंट लोग कैसे अपने आर्ट ट्रेंड में जैनिज्म को फॉलो करते हैं। और उसके हमारे बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर विपिन जोशी। ही विल ऑलवेज से कि जैनिज्म डेफिनेटली मोक्ष का मार्ग तो है ही सबके लिए, पर ये अगर मोक्ष बंद है तो क्या करना, तो क्या जैनिज्म फॉलो ही नहीं करना चाहिए? बट ही ऑलवेज से नो, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज डेली लाइफ ऑल्सो। सो I'll first give it to him, and so Dr. Vipin Doshi will say कि what is exactly applied Jainism show and why we are doing this. I'll hand over to Dr. Vipin Doshi. आप सबको सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो I appreciate the efforts put by Sangeeta ji, Kavita ji and today's speaker Purvi Shah. बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये अप्लाइड जैनिज्म शो क्या है। एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। हमारी जो युवा पीढ़ी है आज, वो ठीक है, जैसे कविता जी ने कहा कि भाई मोक्ष मार्ग की बात करते, स्वर्ग की बात करते, नर्क की बात करते, आत्मा की बात करते, पूर्व जन्म की बात करते, तो उससे रिलेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं, हमारे एक संस्कार है तो ना भी नहीं बोलते हैं, आवाज भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। लेकिन हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो हमें एक और प्रश्न पूछ रही है कि भाई आप कहते हैं कि ये जैनिज्म बहुत बड़ा साइंस है, तो क्या है इसमें? तो हमें देखिए, ये बात तो एक ही कहनी है, लेकिन पैकेजिंग डिफरेंट करना है। क्योंकि जैनिज्म इज नॉट ओनली फॉर सेल्फ, इट इज फॉर एनवायरमेंट, इट इज फॉर अदर्स, इट इज फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस और द ग्रोथ। तो आज के जो विश्व की चाहे कोई भी समस्या हो, वो टेररिज्म की समस्या हो, वेपन्स की समस्या हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, कार्बन फुटप्रिंट्स की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, जैन जीवन शैली ऐसी है कि इस जीवन शैली के अंदर हमारी हर समस्याओं का समाधान है। हमने ये शो इसके लिए रखा है कि आप में से आज, जैसे मैं देख रहा हूं कि 96% अभी जुड़े हुए हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है और हम ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यंगस्टर्स को देना चाहते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई विद्वान को नहीं बुलाना चाहता हूं, कोई साधु भगवंत को भी नहीं बुलाना चाहता हूं। मैं ऐसे व्यक्तियों को बुलाना चाहता हूं कि जो जैन धर्म को आज की लाइफ के अंदर कैसे प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है, खाना कैसे, रहना कैसे, ट्रैवल कैसे करना, घर की सजावट कैसे करनी,
कौन सी चीज में, चाहे हम जो वेगन खाते हैं कि नहीं, हम जो भी चीज लाते हैं वहां हिंसा का महत्व क्या है, प्रधानता क्या है, ये सब चीज हम कभी नहीं जानते हैं। और इनडायरेक्टली हम कुछ न कुछ नुकसान कर रहे हैं, जो नुकसान सिर्फ एटमॉस्फेयर को या तो एनवायरनमेंट को नहीं है, ये नुकसान हमें खुद भी हो सकता है। तो ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं, इन प्रैक्टिकल बातों को हम लेके ये अप्लाइड शो कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई भी आइडिया है, आपको अगर टॉक देनी है, आपको अगर कहना है कि नहीं भाई मेरे पास एक स्पेशल विषय है जो जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो वो सब विषय को हम यहाँ आपको लाएंगे मंच के ऊपर, क्योंकि ये कोई विद्वानों का मंच नहीं है, ये यंगस्टर्स का मंच है। युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़े और जो जो चीजें हम जीवन में करते उसको रिलेट करें। जैसे कोई पूछ रहा है कि सर बहुत लोग कहते हैं कि भाई डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहिए, सर बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये पोटैटो खाना कि नहीं खाना आपको पूछ रहे हैं, बहुत लोग हमें ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जैन धर्म के जो भी सिद्धांत है वो उसकी एप्लीकेबिलिटी आज क्या है। तो काफी प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के अंदर है। उस पीढ़ी को चाहे कुछ प्रश्न के जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसकी एक जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल को हम कैसे परिवर्तित करें, उसमें जैन धर्म के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करें। जैसे मैं सिंपल चीज आपको कहना चाहता हूं, जैन धर्म मोक्ष का मार्ग तो है, लेकिन वहां फाइनेंस है, वहां मैनेजमेंट है, वहां आर्ट एंड आर्किटेक्ट है, वहां कंज्यूमरिज्म कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए उसकी बात भी हमें कही गई है। हमें मर्यादाएं क्या क्या करनी चाहिए उसकी बात भी कही गई है। हमारी हेल्थ कैसे रही, हेल्थ के अंदर भी आपके 4 प्रकार की हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आपका फैमिली के साथ रिलेशन कैसे बढ़ सकता है, आप आपके अभ्यास के ऊपर फोकस कैसे कर सकते हैं। देखिए जैन धर्म के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी है, अगर बच्चा करता है तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन हिज मेमोरी पावर। तो ये सब चीजें जैन धर्म के अंदर है, हमें इस चीज को अच्छी तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। और ये कौन कर सकता है, आज की युवा पीढ़ी कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल थॉट, दिरासर में जाना, उपाश्रय में जाना, वहां जाके जो भी हमारे साधु भगवंत कहते हैं उसको मान लेना, ये हमारा जमाना था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी का ये जमाना नहीं है। तो मैं आप सबको विनती करता हूं, जो भी 117 लोग जुड़े हुए हैं, यू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, खाली लिसनर मत रहिए। आपको 15 मिनट का प्रोग्राम देना है, आप हमें लिखिए, हम आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे। तो इसी चीज के साथ आज हमारे साथ पूर्वी शाह है, जो काफी उसे कोई कहते हैं कि ये किचन लेडी यानी कुछ ऐसा शब्द, गार्डन लेडी, सॉरी नॉट द किचन लेडी, गार्डन की बहुत अच्छी बातें और गार्डन कैसा होना चाहिए, अहिंसा, किचन गार्डन, ओके, माय वाइफ इज सेइंग किचन गार्डन। तो काफी अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस भी करेंगे, काफी प्रश्न भी आपके आएंगे। तो इसी चीज के साथ I request Sangeeta ji to introduce Purvi Shah and take the program forward. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. जय जिनेंद्र। आप सबका एक बार से फिर मैं आज के प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि यहाँ पर ज्वाइन हुए बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये हमारे अप्लाइड जैनिज्म सीरीज का तीसरा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम हर मंथ के पहले संडे को शाम को 7:30 बजे होता है। और इस प्लेटफॉर्म पे जैसा कि सर ने बताया, हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम जैन धर्म की मूल सिद्धांत अहिंसा को आज के आधुनिक जीवन शैली में कैसे उस सिद्धांत का पालन करें। सिद्धांत तो हमें पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, सबको पता है, एक्चुअली जो नॉन जैन्स है उनको भी पता है, बट पालन करने में बहुत सारी कठिनाई है, पहले भी थी और पर आज की जीवन शैली के कारण और बहुत सारी कठिनाइयां बढ़ गई है। तो हम पिछले 2 लेक्चर से समझते आ रहे हैं कि सिद्धांत क्या है, हिंसा कहाँ हो रही है, हिंसा के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और अभी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताना चाहते हैं आपको कि कैसे हम अहिंसा को अपने जीवन में अपना सके। सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट वी कैन अडॉप्ट
in our day-to-day life. So that's where our today's expert speaker, Purvi Shah, comes in. Purvi Shah is an environmentalist, and जैसा कि सर ने बताया, she likes to call herself as an organic kitchen gardener. हम लोग बहुत सारा समय इस पे व्यतीत करते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए. बहुत सारा समय सिलेक्शन में, इज दिस कलर परफेक्ट, इज दिस डिजाइन परफेक्ट, इज दिस मटेरियल परफेक्ट, एक्सेट्रा. बट वो एक बार खरीदने के बाद में उस चीज का क्या होगा, हाउ दैट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबली, कि हमें उसके रिलेटेड हम हिंसा के भागी ना बने, और यदि हिंसा फिर भी होने ही वाली है तो हम वो हिंसा कैसे कम से कम कर सके. So Purvi has been doing lot of work in this area with regard to all the material. भले डे टू डे मटेरियल हो जो आप रोज सुबह खरीदते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह, तो उनके रिलेटेड हिंसा एक बार उनको कंज्यूम कर लेते हैं अपन, पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रहता है, छिलका, बीज वगैरह, तो उनको कैसे डिस्पोज करना चाहिए. या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो, जैसे कि plastics, cardboards, etc. So she has been doing a lot of work in this area, and she accepted our request to come on our platform and give us some tips and insights and even practical examples as to how we could apply that in our life. So with that, I would like to invite Purvi to come and educate us. And I would also like to tell everyone, today's program is going to be extremely interactive. While we have muted everyone, that's just to ensure that there is some decorum and you can hear Purvi well. But I think we will unmute everyone for the first 8 to 10 minutes so that Purvi can interact with you. And later on also, you will be able to share your thoughts, your perspectives via the chat message. So with that, Purvi, over to you. And thank you so much for accepting our request. Pranam, Jai Jinendra, and thank you so much. There is one correction. I am not expert, I am learner. And pleasure is all mine कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आज, और बहुत अच्छी एक एनवायरनमेंट के लिए जो मुझे ये मिल रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं रून चुका रही हूँ प्रकृति का. तो आज हम सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि प्लास्टिक के लिए, और पहले जैसे शुरू में बोला कि प्लास्टिक के लिए बहुत हम लोगों को कंफ्यूजन है कि प्लास्टिक यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो पहले मैं बोलूँगी कि अगर प्लास्टिक को समझ के यूज किया जाए तो प्लास्टिक ब्लेसिंग है. आज मेडिकल फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई सारी चीजें ऐसी है जो प्लास्टिक से ही होती है. अगर हम सिलिकॉन भी एक टाइप का प्लास्टिक है जो मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होता है और कितनी लाइफ सेव करता है. हमारे मोबाइल्स को लेके हमारे कार के बॉनेट तक को या किसी भी चीज को देखेंगे उसमें प्लास्टिक होता है. तो प्लास्टिक इट्स नॉट कि उसको हमें बैन करना है या नहीं यूज करना है, पर एक हम लोगों में कहा गया ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब किसी भी चीज का अगर एक्सेस यूज किया जाए, फिर वो चाहे मेडिसिन भी क्यों ना हो, तो कहते हैं ना कि अगर दवाई को भी हम भोजन की तरह लेते हैं तो वो जहर बन जाता है. वैसे ही प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज जहाँ नहीं करना है वहां पे भी उसका यूज कर रहे हैं. और आज जो हमारी लिविंग स्टाइल हो चुकी है जिसमें हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है. तो सारे लिविंग बीइंग्स और पूरी प्रकृति के लिए वो चीज आज, क्योंकि हम उसको समझ के नहीं यूज कर रहे हैं और हम उसको जिस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं, हम जिस तरह से उसको अपने घर में से बाहर फेंक रहे हैं सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ घंटे यूज करके, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है. और आज जो स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर क्रिएचर्स सब मर रहे हैं. इवन ह्यूमन लाइफ में भी इतना इम्पैक्ट आ चुका है कि हमारी डेथ में भी कई बार वो प्लास्टिक रीजन बन जाता है. तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल करके. तो मुझे यहाँ पे एक सबको बोलना है, इफ इट्स पॉसिबल आप लोग अपना डस्टबिन अपने साथ लेके बैठ सकते हैं क्या? थोड़ा गैलरी व्यू भी करेंगे एक साइड पे, ताकि पता चले कि सबके डस्टबिन में एक्चुअली क्या जा रहा है. और हो सके तो प्लीज चैट पे भी रिप्लाई कीजिएगा कि कोई इमेजिन कर सकता है. अच्छा, इसमें से मुझे सिर्फ ये बता कि कितने लोगों के डस्टबिन में आज भी गार्बेज बैग यूज होता है.
કોઈ ચેટ पे यस नो यस को ફરાન જ જવું સોનલ બેને ગાદના બધું ભરાયું ને બોલાવી માણસનું મશીન સામે જ છે શાસ્ત્રીનગરમાં પડ્યું અને એનો નંબર છે એ રાણી પર Purvi, you are on mute. Purvi, you are on mute. तो अगर हम डस्टबिन क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम गार्बेज बैग यूज कर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए, या फिर गार्बेज बैग क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारे पास डस्टबिन है। थोड़ा स्टडी होता है डस्टबिन गार्बेज बैग की जगह पे। फिर कितने लोग हैं जिनके घर पे सारा कचरा डस्टबिन में ही जाता है, फिर वो चाहे हमारा किचन वेस्ट हो या फिर चाहे प्लास्टिक वेस्ट हो, ई वेस्ट हो, सेग्रीगेशन नहीं होता है तो कितना सारा चीज साथ में जाता है यहाँ पे जो लोग सेग्रीगेट करते हैं એને રાસરે કહી દેવાનું કે પોણો કિલો કિલો I think मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम अनम्यूट इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ पे चेंज करना है। पर जैसे ही अनम्यूट करते हैं तो कुछ और आवाजें आ रही है तो प्लीज थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हमारे घर से जो जा रही है, पूर्वी जी यार होल्ड फॉर अ सेकंड। ના ના और नीडू Purvi, you are on. Yeah. Please unmute yourself. Yeah. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स किचन वेस्ट, और उसके साथ में वो भी हमने एक गार्बेज बैग के अंदर डाल के डाला है। अगेन वो प्लास्टिक और किचन वेस्ट मिक्स हो रहा है। तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। पहले हम थोड़ा वो स्लाइड पे देखेंगे। पूर्वी जी, यस, कैन आई टेक यू 1 मिनट? बोलिए। हाँ, मैं है ना अभी I'll have to put you everyone on mute because some disturbance is coming all the way. Okay? Mute everyone and then you unmute yourselves. Yeah. Okay. तेवढी तरी खूप वर्ष ते काम कसे तेरशे वर्ष तर ऑफिसचं काम कसे तेरशे पण Now एक सेकेंड अजय, आई एम अनम्यूट ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ पूर्वी। yes ma'am, please carry on. Thank you. 1 second, हाँ। Purvi, you are again on mute. Can you unmute yourself? सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? Yes. ओके, तो दिस इज सम पिक्चर्स। ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें आप देखिए कि ये सारे एनिमल्स, ये बहुत ही कॉमन पिक्चर्स है। हमने बहुत बार नेट पे, टीवी पे, सब जगह पे देखा है, न्यूज़पेपर में भी देखा है। तो ये सिर्फ पिक्चर्स को नहीं, इसमें ये जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास कौन सा वाला प्लास्टिक है जिनकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, वो थोड़ा ध्यान से देखना है। और ये तो शायद ये बहुत ही कॉमन सीन है हमारे इंडिया में, सबने देखा होगा। और एक ये वीडियो है जो मैं प्ले करना चाहूंगी, 1 मिनट का है।
सी टर्टल है, अब देखिए वो निकालने भी नहीं दे रहा है, उतना पेन उसको हो रहा है। एक प्लास्टिक का स्पून है, ओके। तो ये इसमें जितना भी प्लास्टिक दिखाया गया था, हम में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि ऐसा प्लास्टिक हमने लाइफ में कभी यूज नहीं किया है, या तो हमारे डस्टबिन में ऐसा प्लास्टिक नहीं जा रहा है? बता सकता है कोई श्योरली कि हम ऐसा प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं? और यही प्लास्टिक की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी ये कौन सा प्लास्टिक है? सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसको हम हार्डली कुछ मिनट्स या कुछ घंटे यूज करते हैं और फिर इसको फेंक देते हैं। देखिए बहुत बड़ा जो भी प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो जाता है, और आज हमारी लाइफ से प्लास्टिक को निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही सारी हमारी लिविंग स्टाइल ऐसी हो चुकी है और बहुत टेक्नोलॉजी जितना डेवलप कर चुकी है। प्लास्टिक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो मैंने बोला, पर आपने कहीं देखा कि कार की बॉनेट की वजह से, या हमारे बड़े गैलन जो होते हैं जिसमें तेल आता है, आजकल अभी ऑयल भी गैलन में आने लगा है, उन सबको किसी एनिमल से खाया हो, ऐसे कहीं हम नहीं सोच सकते ना। इतना बड़ा गैलन कोई नहीं खाएगा, या तो उनके मुंह में नहीं जाएगा, या तो उसकी वजह से कोई एनिमल की डेथ हुई, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो डेथ रीजन होती है, उसके पीछे रीजन होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक, और सेकेंडली हम उसको जिस तरह से फेंक रहे हैं। पहले तो हमने या तो डस्टबिन में डाल दिया सीधा सीधा, पर हमें नहीं पता कि वो प्लास्टिक आगे जाके क्या कर रहा है। सेकंड होता है कि हम रास्ते पे ही छोड़ के आते बहुत सारी चीज, जैसे कि स्ट्रॉ। नारियल पानी जनरली हम फुटपाथ पे पीते हैं या तो रास्ते पे पीते हैं, और मोस्टली हम स्ट्रॉ से ही पीते हैं। और या तो अगर हम घर पे भी लेके आते हैं नारियल पानी, तो क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के छोटे से वन टाइम डिस्पोजेबल वो जबला बैग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर लेके आ जाते हैं, और अपने घर में लाने के बाद वो उस थैली को हम लोग फेंक देते हैं। अभी वो स्ट्रॉ अगर हमने स्ट्रॉ से पिया है, तो स्ट्रॉ तो हम नारियल वाले के पास ही छोड़ के आ जाते हैं। फिर वो नारियल वाले के साथ से जो कचरा उठता है, जिसमें नारियल का कचरा जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, और ये स्ट्रॉस, वो सब साथ में चला जाता है। और फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे वो टर्टल के नॉस्ट्रिल से उन्होंने एक स्पून निकाला था, प्लास्टिक का स्पून। और मुंबई में तो मुझे लगता है अगर हम में से कोई भी अक्षरा बीच या जुहू बीच में कहीं पे भी गया है, हम लोगों ने भी शायद बहुत बार वहां पे कुछ ना कुछ खाया होगा और वहीं पे ऐसी चीजें फेंक के आए होंगे। तो क्या हम ये सब में निमित्त नहीं बने? हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी वजह से या हमारी फेंकी हुई चीज से ऐसा कुछ हुआ है। तो ये समझना है कि हम कहाँ पे अपने आप को रोक सकते हैं, हम कहाँ पे इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले तो ये है, फिर एक दूसरा भी मैं और एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी स्क्रीन को। अभी ये डंपिंग ग्राउंड का सीन है। तो आप देखिए कि डंपिंग ग्राउंड में ऐसे ही आपको कचरा दिखेगा, जहाँ पे आपको कोई ऐसे फूड वेस्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि या तो वो प्लास्टिक की बैग में डाल के, जो हमारी आदत हो चुकी है ना आजकल की, प्लास्टिक की बैग में कचरे को डालते हैं, किचन वेस्ट को, फिर उसको टाइट बंद कर देते कि वो बाहर ही ना निकले और वहां पे चला जाए। फिर वहां पे इतने सारे एनिमल्स होते हैं, पिग्स होते हैं, क्रॉस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे रोडेंट्स हो जाते हैं। ये भी एक सीन है।
डंपिंग ग्राउंड का, जहाँ पे इतने बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं, और फिर डंप करने के लिए और उसमें से निकालने के लिए कचरे को या रिसाइकल के लिए ऐसे हैवी मशीन, हैवी व्हीकल्स को वहां पे लेके जाते हैं, जिसके नीचे बहुत कुछ दबता है। और ये एक सीन है डंपिंग ग्राउंड का, जहाँ पे फायर लगी। हम सबको देवनार का फायर वो याद होगा कि कई दिनों तक उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और पूरे मुंबई में उसकी इम्पैक्ट आई थी, इतना वो धुआं और पोल्यूशन हुआ था। और एक छोटा सा ये है कि ये हमारे हेल्थ पे भी, ये कैसे अगर उसको जलाया जाए, प्लास्टिक को ठीक से डिस्पोज नहीं होता है, रिसाइकल नहीं होता है, तो इसको जलाया जाता है, तो ये सब हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। तो ये एक था कि ये सारी जो हमने देखा, तो अभी हमें अपने आप को कनेक्ट करना है कि ये सब डंपिंग ग्राउंड बने तो हमारी वजह से था। कोई नेचर में तो कोई वेस्ट नाम की चीज होती ही नहीं है, तो ये डंपिंग ग्राउंड क्रिएट कैसे हुए? पहले नहीं थे इतने बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड, लेकिन आज बन रहे हैं क्योंकि हमारी लिविंग स्टाइल की वजह से हम बहुत सारी चीजें जिसको यूज नहीं करना चाहिए या एक्सेसिव यूज कर रहे हैं और फिर उसको फेंक रहे हैं, उसकी वजह से डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हमारा जो फूड वेस्ट होता है, तो अभी हम लोगों को पहले इससे कनेक्ट होना है कि ये जीव हिंसा कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो देखिए, तो एक तो पहले हमारे घर से जो भी फूड वेस्ट प्लास्टिक के अंदर से चला जाता है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ पार्सल्स, हमारे घर में फूड वेस्ट फूड आइटम बाहर से भी आता है, ऑर्डर कर देते हैं, तो वो पूरा जो भी फूड वेस्ट उसमें चला जाता है, उसकी वजह से। और हर बार अगर हम उसको वॉश करके फेंक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर हम उसको वॉश नहीं करते हैं और ऐसे ही बाहर फेंक रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते ही है। भले वो हमारे घर से बाहर चला गया, लेकिन उसके अंदर भी उतने ही जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर वो जीवों की जो जितनी भी यात्रा है वो बहुत कठिन हो जाती है हमारी वजह से, क्योंकि हमारे वो बाहर फेंकने की वजह से फिर जब वो लैंडफिल पे जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं, ये फायर होती है जो कंट्रोल ही नहीं होती, तो वहां पे जितनी भी जीव सृष्टि है, फिर वहां पे रोडेंट्स है, हमारे फूड वेस्ट की वजह से जो भी फंगस होता है, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फ्रूट फ्लाइज, कितना कुछ हो जाता है उसके अंदर, वो सब है। फिर कितनी गाय पिग्स वहां पे घूमते हैं, वो सब भी उसमें जलकर मर जाते हैं, जस्ट क्योंकि हमने खाने को लैंडफिल तक पहुंचाया था, वो वहां पे अपने भोजन के लिए गए थे, वो उनको वहां पे अपना खाना दिखा था, इसलिए उन्होंने वहां पे गए थे। अदरवाइज क्या आपने देखा है कि किसी से प्लास्टिक की शॉप पे इतने सारे एनिमल्स दिखते हैं? हमें नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक नहीं खाते हैं। तो प्लास्टिक के अंदर हमारा फूड वेस्ट गया, इसके लिए वो वहां पे गए। फिर जो प्लास्टिक की बैग्स वगैरह हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अभी हम लोग आजकल क्या करते हैं, अच्छा, मिल्क बैग हम सबके घर पे आता है, तो मिल्क बैग को हम लोग कैसे कट करते हैं? कोई मुझे बताएगा इसमें से अनम्यूट होके कि मिल्क बैग को हम कैसे कट करते हैं? ट्रायंगल में कट करते हैं ऐसे, और फिर वो जो छोटा टुकड़ा होता है उसका क्या करते हैं? म्यूट करेंगे थोड़ा सबको। तो वो जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। अच्छा, अभी कोई इतनी बड़ी बॉटल तो कोई एनिमल नहीं खाएगा, लेकिन वो जो इतना छोटा सा टुकड़ा गया, वो कहीं ना कहीं वो किसी केले के छिलके के साथ, जो भी फूड वेस्ट हमारे घर से नहीं किसी और के घर से चला गया होगा, चलो मान लिया, लेकिन उसके साथ मिक्स हो गया, तो फिर क्या होता है, वो किसी ना किसी एनिमल के मुंह में चला जाता है, पानी में जाता है तो फिश के मुंह में चला जाता है, क्योंकि उनका मुंह बड़ा होता है। वो सारी चीजें, मतलब जो हमारी कट करने की सिर्फ एक रॉन्ग मेथड, हमने कितना ट्रायंगल कट किया, तो अभी ये मिल्क बैग है मेरे पास, आप देखिए मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, तो मेरा वो टुकड़ा कहीं पे भी नहीं गया है, वो उसकी बैग के साथ में ही जुड़ा हुआ है, और इसमें से मिल्क निकालने पर भी एक ड्रॉप मिल्क बाहर नहीं गिरता है, उतनी इजीली स्मूथली निकलता है। तो हर सैशे को, नहीं सिर्फ मिल्क बैग, हर सैशे को हमें ऐसे कट करना चाहिए, जैसे कि ये एक सैशे है जिसको मैंने बोला ना, हम लोग ऐसे जनरली कट कर देते हैं, फिर ये कहीं होता है, ये कहीं होता है, पर अगर मैं हर सैशे को ऐसे कट करूं तो
अभी इतने छोटे टुकड़े को कहीं से भी निकालना ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसको मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ में ही है तो वो अलग नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं वो हर एनिमल्स के मुंह में चली जाती है। फिर अभी तो कितनी बार एनिमल्स मतलब बोलते ना, एक गाय का अभी सर्जरी किया था, 45 केजीज वेस्ट उसमें से बाहर निकला। एक डॉल्फिन मर गई इतनी बड़ी सी जिसके अंदर 80 केजीज प्लास्टिक था। अभी प्लास्टिक उनका फूड नहीं था, उनके पेट तक कैसे पहुंचा? यूज तो हमने किया था, तो हमारी वजह से ही पहुंचा। और हम लोग भी आप देखिए क्या क्या चीजें हैं जो हम रद्दी वाले को दे देते हैं। हर चीज के पैसे मिलते हैं, हमें गैलन के भी पैसे मिलते हैं। बड़ी कोई भी प्लास्टिक की आपकी बकेट होगी तो आप उसको डस्टबिन में नहीं डालोगे। सिर्फ वही चीज जो इसका हमें कुछ मिल नहीं रहा है, जिसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, या तो वो रिसाइकलेबल है पर जिस तरह से हम उसको डिस्पोज करते हैं वो रिसाइकल नहीं होती है, और हमारा रद्दी वाला भी वो लेके नहीं जाता है, हमें पैसे नहीं मिलता है और हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीजें होती है पैकेजिंग। जैसे हमारे घर पे ये सारे रैपर्स वगैरह आते हैं, बिस्किट्स, आजकल सारे बिस्किट्स और वो भी सब प्लास्टिक के रैपर्स में ही आते हैं। तो अभी क्या हम बिस्किट खाना बंद कर देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे? उस रैपर्स को, कोई भी रैपर्स जो भी हम फेंक रहे हैं उसको हमें एक्चुअली अच्छे से वॉश कर देना चाहिए और सुखा देना चाहिए। बहुत ईजी है, प्लास्टिक को सूखने में 5-10 मिनट लगते हैं। सिर्फ आप सिंक में थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा स्टिकी है तो थोड़ा सोप वाटर ले लीजिए, अदरवाइज नॉर्मल पानी से वॉश करके उसको सिंक के ऊपर ही, सब लोग जैसे दूध की थैलियां लगाते हैं हम लोग वैसे लगा दीजिए, वो सूख जाएगा और फिर उसे रिसाइकल में देना है। तो एक्चुअली रीजन क्या है ये सब का, वो मैं एक बार वापस आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखिए हम सबको आदत पड़ चुकी है आजकल हर चीज को प्लास्टिक की ये बैग में लाने की। ये जबला तेली जो है वो वन टाइम यूज होता है, कि कभी कभी तो हमारे घर के नीचे ही सब्जी वाला होता है और वहां से या तो एक रोड क्रॉस करना होता है, सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए अपने घर पे ये बैग्स आ जाती है और अपने घर पे आके हम इसको फेंक देते हैं। अपने घर से वापस ये वाली बैग लेके दोबारा हम लोग नहीं जाते हैं यही सब्जी लेने के लिए। फिर अगर हमारे घर में 15 सब्जी आती है तो 15 बैग भी उसके साथ आ जाती है। क्यों? टमाटर और मिर्ची को अलग करना क्या डिफिकल्ट होता है? फिर भी हम मिर्ची के लिए अलग बैग लेते हैं, टमाटर के लिए अलग लेते हैं और करेले के लिए अलग लेते हैं, जो कि तीनों चीजें एक साथ में भी हो तो भी बहुत आराम से इसको अलग किया जा सकता है। फिर भी हम 3 बैग उठाते हैं और वो तीनों बैग आके कचरे में जाती है। ये सारी डिस्पोजेबल चीजें सबको पता है, आजकल हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं। फिर ये जैसे ये हमारा फूड वेस्ट हो गया, ये प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये ई वेस्ट हो गया, जो कि तीनों अलग चीजें हैं। हम तीनों को भी मिक्स करके नहीं खाते, हम फूड ही खाते हैं, उसके साथ में ये सारी चीजें नहीं खाते। अगर ई वेस्ट यूज करते हैं वहां पे फूड नहीं होता है, और प्लास्टिक यूज करते हैं वहां पे भी फूड या ई वेस्ट नहीं होता है। पर जब फेंकते हैं हम तीनों को इकट्ठा करके फेंकते हैं। ये जनरल हमारा सीन होता है कि हम ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं, और ये भी कॉमन सीन है जहाँ पे ये अभी ये थैलियां किसी ने यहाँ पे फेंकी नहीं होगी, फेंकी कहीं और होगी, लेकिन उड़ के यहाँ पे पहुंच गई। ये हमारे बीच का सीन है जहाँ पे ये सारी चीजें होती है। गार्डन में डस्टबिन तो होता है लेकिन वो ओवरलोड हो जाता है, तो हम लोग वहीं पे ऐसी चीजें खुले में फेंक के आते हैं। फिर वो चीज किसी ना किसी एनिमल्स के मुंह में जाती है। अगर हम उसको डिस्पोज करते हैं ठीक से तो वो उनके मुंह में नहीं जाती है। और एक चीज है कि ये जो छोटा छोटा प्लास्टिक, मैंने पहले भी बोला कि बड़ा प्लास्टिक वो लोग मुंह में नहीं डालेंगे, उनमें भी उतनी समझ है। और फिर आजकल जो फिश हम बोलते हैं ना कि मछलियों तक कैसे गया, तो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कैसे होता है वो एक मैं दिखाना चाहूंगी आपको। तो ये सारी जो चीजें हैं
आपने देखा कि माइक्रो प्लास्टिक मतलब वो फिर और छोटे छोटे उसके टुकड़े होते ही जाते हैं, और फिर कभी कभी इतने माइक्रो प्लास्टिक हो जाते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारी सॉइल में मिक्स हो चुका है, हमारी वाटर बॉडी में मिक्स हो चुका है, हमारे बॉडी में भी आ चुका है अभी, क्योंकि हम उसी में उगा हुआ फूड खा रहे हैं ये सब। तो रीजन क्या है ये सब का? क्योंकि वो प्लास्टिक हमारे घर से उस तरह से बाहर गया, और वो प्लास्टिक जिसको एक्चुअली हमें कोई जरूरत ही नहीं थी हमने यूज की। तो ये जो एनिमल्स मर रहे हैं, जितने भी बर्ड्स हमने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स के फेस पे भी ये जबला तेली सब फंस जाती है, और कितनी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे घर से बाहर जाती है। स्टेपल पिन, उनके पास हाथ है क्या हमारे जैसे, जो वो अलग से निकाल के फिर अपना खाना खाएंगे? वो नहीं कर सकते ऐसे। पर क्योंकि हमने मिक्स किया, या जिस भी तरह से प्लास्टिक हमारे घर से बाहर गया वो उनके मुंह में गया, या तो उनके मुंह पे रैप हो चुका है, ऐसे कई सीन होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनकी वजह से उनकी डेथ होती है। और ये सब में अगर मेरे घर से वो प्लास्टिक गया है तो मैं भी निमित्त बन रही हूँ, क्योंकि मैंने वो यूज किया था और मैंने ऐसे फेंका जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत दूर भी कोई इम्पैक्ट आई। और दूसरा है कि ये प्लास्टिक को, अच्छा अभी हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन तो कितने सारे हैं। हम सब जानते हैं कि अगर प्लास्टिक की बैग की जगह पे हम कपड़े की बैग लेके जा सकते हैं। अगर एक अच्छे से हमें सब अलग अलग लाना है चीजों को, तो हमारे सबके घर में फ्रीज बैग जो होता है, जो फ्रूट वेजिटेबल्स हम नायलॉन की नेट वाली जो बैग में रखते हैं फ्रीज में, वो आप घर से साथ में लेके जाइए। सब सब्जी आप अलग अलग उसमें ला सकते हो, आपको घर पे आगे सीधा वो नेट के साथ में भी आप वॉश कर सकते हो, और ऐसे ही फ्रीज में भी रख सकते हो। तो वो चीजें मतलब उसको कहाँ कहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने आप को बचा सकते हैं इन चीजों में इन्वॉल्व होने से। इसकी बहुत सारी चीज है। दूसरा, अगर आप डस्टबिन देखें तो डस्टबिन के अंदर तो एक्चुअली सिर्फ रिजेक्टेड वेस्ट जाना चाहिए। प्लास्टिक इज कम्प्लीटली रिसाइकलेबल अगर हम उसको ठीक से बाहर डिस्पोज करें तो आज हम ये नहीं बोलेंगे कि आप प्लास्टिक को बैन कर दीजिए, मत यूज कीजिए। तो जहाँ जितना हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक को कम यूज कीजिएगा। अभी ये प्लास्टिक को यूज करने में भी कहाँ हमारी जहना नहीं होती है, मैं बताऊं। एक तो प्लास्टिक बनाने में भी पानी बहुत यूज होता है, और रिसाइकल करने में उससे 4 गुना पानी यूज होता है। अभी हमारे में तो बोला है ना कि पानी जितना ज्यादा यूज होता है वो भी कहीं ना कहीं हिंसा है। तो देखिए, प्लास्टिक को रिसाइकल अगर हमने घर से ठीक से धो के नहीं फेंका है, आपने दूध का थैली दूध निकाल के ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही फेंका, आप देखिए दूसरे दिन आपको भी वो थैली में से स्मेल आने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर जो मिल्क पार्टिकल्स थे उसके अंदर बैक्टीरिया फंगस सब होना चालू हो गया। फिर वो आपके घर से बाहर गया, पर उसके अंदर तो है ही सब। फिर जितने लोगों को वो निकालना पड़ेगा उन सबको भी वो स्मेल आएगी, हम उन लोगों को भी नुकसान कर रहे हैं। लैंडफिल पे चला जाएगा। फिर रिसाइकल के लिए जब उसको બે કાપા છે પપ્પા, આમ જુઓ તમે, હા બે કાપા છે। जब रिसाइकल के लिए उसको उठाया जाएगा तो वहां पे क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ हो चुका होगा, शायद उसको रिसाइकल के लिए भेजेंगे ही नहीं, या तो उसको वॉश करने के लिए जब हमारे घर से मिल्क निकालते हैं या किसी भी फूड चीज को निकालते हैं, जो भी पार्सल हमारे घर पे है, आपको वॉश करने के लिए जितना पानी चाहिए उससे 10 गुना पानी उस कंडीशन में उसको चाहिए, वॉश करके क्लीन करके फिर रिसाइकल में भेजने के लिए। तो वो जो एक्सेस पानी यूज हुआ वो किसकी वजह से यूज हुआ? हमारी वजह से, क्योंकि हमने उसको ठीक से वॉश करके नहीं छोड़ा था। फिर उसमें पूरा जितना भी अंदर माइक्रोब्स वगैरह क्रिएट हुए वो भी हमारी वजह से हुए। तो ऐसे नहीं है कि हमारे घर से कचरा सिर्फ बाहर फेंक देने से बात खत्म हो गई। कचरा जब तक उसको उसके लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचते, हर उस स्टेज पे हम निमित्त बनते रहते हैं। तो अभी उसका सॉल्यूशन क्या है? तो बहुत इजी सॉल्यूशन है, डे टू डे लाइफ में हमें करना है और मैं आपके साथ और एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं ये इम्पैक्ट ऑफ इसके सॉल्यूशंस देखिए। देयर इज नो वेस्ट इन नेचर, मैंने बताया कि नेचर में तो वेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर चीज या तो किसी का भोजन होती है या तो अपने आप रिसाइकल हो जाती है। पर क्योंकि हम जिस तरह से ये सब बाहर कर रहे हैं आजकल, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने घर के डस्टबिन में हो सके उतना आप ट्राई कीजिए कि कोई भी प्लास्टिक वेस्ट बाहर लैंडफिल पे या कहीं पे भी ना जाए। जितना हो सके आप रिसाइकल, अगर रद्दी वाले को देते हैं हमें उसके पैसे भी मिलते हैं,
जो भी प्लास्टिक ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप देखिए रैक पिकर्स भी आजकल काफी चीजों को नहीं उठा के निकाल के पा रहे हैं कि इस तरह से हम लोग फेंक रहे हैं। अभी इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे कोई निकालेगा, और पूरा एक महीना बेचारा मेहनत करेगा तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो छोड़ देगा वो प्लास्टिक को, और फिर वो प्लास्टिक आगे जाके ये सब नुकसान करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए प्लास्टिक रिसाइकलेबल है, कितना छोटा भी प्लास्टिक क्यों ना हो वो रिसाइकल हो सकता है। तो जैसे ये सारी चीजें प्लास्टिक में रिसाइकल हुई है, ये आजकल हम लोगों ने जिनसे कनेक्ट हमारा रिसाइकल के लिए जहाँ पे जाता है ये उनका है। मैं सारे नंबर्स वगैरह भी आपको दूंगी कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको कांटेक्ट करना है, आपका प्लास्टिक पूरा का पूरा रिसाइकल के लिए जाएगा। और ये एक हमारा ये दिखाना चाहूंगी कि हमारी बिल्डिंग में शुरू सिर्फ हमने 2 लोगों ने किया था, बहुत सारा प्लास्टिक पहले इकट्ठा किया कि क्या करे, और हुआ कि सिर्फ 2 लोगों ने शुरू किया था, 10 से 12 लोग जुड़े हैं पूरी बिल्डिंग से, और सिर्फ 4 महीने में हम लोगों ने, आप देखिए यहाँ डेट वाइज हर हफ्ते एक बार हमारा प्लास्टिक पूरा जितना भी होता है हर घर से वो वहां पे जाता है, जो कि हमें लगता है कि डस्टबिन में जाना चाहिए। 78.2 kg 4 महीने में अगर मैं ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े अगर 80 kg तक मेरे बाहर गए होते, कितने एनिमल्स को नुकसान होता, कितना एनवायरमेंट को नुकसान होता, वो सारा आज सिर्फ हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये सारा आज रिसाइकल हो रहा है। और वो रिसाइकल होके भी आगे क्या होता है आप देखिए, और मोस्टली हर जगह पे जब प्लास्टिक रिसाइकल में जाता है तो प्रोसेसर इज ऑलमोस्ट सेम, कहीं पे भी यही तरह से प्रोसेस होता है और फिर उसमें से कई नई प्रोडक्ट्स बन सकती है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब पहले तो रिड्यूस करना है, हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। फिर भी हमारे पास प्लास्टिक आता है कुछ ऐसा, बिस्किट के रैपर्स आ गए, मिल्की बैग जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हमारी लाइफ में, उसको अच्छे से वॉश करके इकट्ठा कीजिए हर हफ्ते का और उसको रिसाइकल में दीजिए, उसमें से ही ये सारी नई चीजें हो जाएगी। इन्होंने तो अपने स्टाफ के यूनिफॉर्म भी बनाए हैं। तो ये जितने भी लोग मुंबई से जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि ये जो नीचे टोल फ्री नंबर दिया है आप नोट कर लीजिए, इनका ऐप है। अगर आप 1 kg प्लास्टिक के शुरू करेंगे तो भी चलेगा। और मुंबई में स्त्री मुक्ति संगठना, आकार एनजीओ है, ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो ये सारे काम करते हैं, इनको इकट्ठा करके ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो जितने भी लोग मुंबई से जुड़े हैं सब लोग ये नंबर नोट कर लीजिए। ये लोग आपके डोर पे आते हैं, आपकी बिल्डिंग में पूरा प्लास्टिक को वेट करके आपके सामने ही लेके जाते हैं और आपको डेटा भेजते, जैसे मैंने आगे भेजा कि आपका इतना प्लास्टिक कलेक्ट हुआ है, और आपको पूरे मंथ का डेटा मिलता है, पता चलेगा कि और हमारे प्लास्टिक आगे क्या हो रहा है वो सब भी आपको उसकी ऐप में मिलेगा। मतलब कि पूरा का पूरा हम अगर रिसाइकल में दे रहे हैं तो उतना प्लास्टिक बाहर जाके एनवायरमेंट, मतलब क्या प्रकृति क्या है जिसमें सारे जीव आ चुके, तो अगर वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं जमीन पे भी लीचेट बन जाता है तो नीचे जो जीव है उसको हवा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पेड़ पौधों को प्रॉब्लम होती है, सब में प्रॉब्लम होती है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मर रहे हैं या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जितना अगर हम उसको पानी में, मिट्टी में या लैंडफिल पे जाने से बचा सकते हैं उतना हमें बचाना चाहिए। अच्छा, अभी जो भी लोग थाने, वाशी और मुलुंड से जुड़े हैं वो लोग प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए, ये सेम काम वहां पे भी हो रहा है। ये लोग भी आपके डोर पे आके पूरा प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं जो भी आप डस्टबिन में फेंकने वाले हो। तो प्लीज याद रखिए आपको उसको वॉश करके ड्राई करके अच्छे से भेजना है, उसमें से हमारी वजह से और कोई आगे जीव सृष्टि नहीं बननी चाहिए।
हमारी वजह से, क्योंकि हमने वॉश नहीं किया और फिर उसके अंदर फंगस बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वैसा नहीं करना चाहिए। ओके और एक सॉल्यूशन है, अगर आप कहीं और से जुड़े हैं, दिल्ली में जैसे कबाड़ीवाला.com करके एक ऐप ज्वाइन डाली है उन्होंने, तो वो पूरा दिल्ली एनसीआर का इस तरह से कनेक्ट करते से हर जगह पे है, आप आपके एरिया में फाइंड आउट कीजिए। और अगर आपके एरिया में कुछ भी नहीं है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ पे इसको रिसाइकल के लिए दूं, तो एक कॉन्सेप्ट है इको ब्रिक्स का। देखिए इसमें हमें सिर्फ एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, जो भी डिस्पोजेबल बॉटल हमारे घर में कितनी सारी होती है, प्लास्टिक की 1 लीटर की बॉटल लीजिए और उसमें ये सारा प्लास्टिक आप वापस वैसे ही धो के अच्छे से साफ करके भरना चालू कर दीजिए, जैसे मैंने इसमें भरा है। तो ये देखिए इसमें वो सारे रैपर्स वगैरह सब गए हैं, आपको दिखेगा ये छोटा सा दिख रहा है सबको, ये छोटा सा जो मैंने बताया सैशे का जो साइड हम काट देते हैं, वो सारी चीजें, हमारी चॉकलेट्स के रैपर्स होते हैं, गिफ्ट रैपिंग पेपर जब घर पे आता है कई बार उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं अगर वो ठीक से नहीं निकलता है, तो सेलोटेप्स होती है हमारी, जिसको तो ना हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो ऐसे गोल गोल करके हम लोग फेंक देते हैं डस्टबिन में। वो सारी चीजें जो भी प्लास्टिक की है, जिसको हमें लगता है कि इसका हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हजार्डस नहीं होना चाहिए सिर्फ, वो सारी चीजें आप इस तरह की बॉटल में भरना चालू कर दीजिए और उसको कंप्रेस करके दबा दबा के भरना है। तो ये कम से कम इसकी 1 लीटर की बॉटल में कम से कम ये 350 ग्राम जितना प्लास्टिक चला जाएगा। मतलब अगर आपने 1 लीटर की बॉटल भरना चालू किया तो आपको भी खुद आश्चर्य हो जाएगा कि कम के आपके 15-20 दिन का पूरा प्लास्टिक में सिर्फ इतनी बॉटल में चला जाता है। फिर ये इको ब्रिक्स का हम क्या करेंगे? तो देखिए मैं यहाँ पे वही शेयर कर रही हूँ जो मैं मेरी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इको ब्रिक्स का एक स्टैंड बनाया था जो आज मेरे घर पे बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो मैंने दिवाली का डेकोरेशन किया था ये स्टैंड के ऊपर। मेरा एक ये साइड कॉर्नर है जिसपे मैंने ये सब रखा है। ये पुरानी बॉटल थी उसको रीयूज किया है, उसके नीचे भी ये इको ब्रिक्स का ही स्टैंड बना के रखा है। और ये बॉटल के अंदर मेरा पूरा ई वेस्ट कलेक्ट होता है। जितना भी सेल बैटरीज वगैरह मेरे घर से निकलता है वो सारा इसके अंदर जाता है। जब भी ऐसा ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव होता है या कहीं मुझे पता चलता है कि ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, मैं वहां पे भेज देती हूँ। फिर ये देखिए ये मेरा दिया है समय, उसके नीचे भी मैंने इको ब्रिक्स का स्टैंड रखा है और ये काफी स्टडी होता है एज अदर फर्नीचर। हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे मेरे पानी के भरे हुए जग और बॉटल है तो वो काफी वेट भी कर, हम खुद इस पे बैठ सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है फिर भी हम इको ब्रिक्स बना के इस प्लास्टिक को कचरे की डिब्बे में डालते हैं तो आप देखिए 100 स्क्वायर फीट की जगह पे जितना प्लास्टिक फैलता है उतना सिर्फ 1 लीटर बॉटल के अंदर आ जाता है। और मैंने पहले भी बोला कि गाय के मुंह के अंदर इतनी बड़ी बॉटल नहीं जाएगी। और अगर हमारे रैक पिकर्स को या हमारे स्वीपर्स को हमारे डस्टबिन से ये बैग निकालनी है, ये बॉटल, तो कितना आसान हो जाएगा। तो ये कितना आसान हो जाएगा किसी के भी लिए उसको निकालना। फिर मैंने बोला कि जब हमारे स्वीपर्स को आपने देखा है, क्योंकि उनको भी तो प्लास्टिक में से पैसे मिलते हैं ना, हमारे कचरे में वो हाथ डाल डाल के उनके काम की जो चीजें उसको निकालते हैं और फिर उनको बेचते हैं। पर उसके साथ हमारे डस्टबिन में आज आप खुद अपना डस्टबिन चेक कीजिएगा कि क्या आप उसके अंदर हाथ डाल के उसको निकालना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें अगर इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि उसकी जरूरत है, मजबूरी है, वो ये काम कर रहा है पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो एक अभाव हमारे प्रति आता है। लेकिन अगर आप उसको सेग्रीगेट करके इस तरह से डाल रहे हो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा निकालना किसी के भी लिए। अगर हमने बीच पे भी ऐसी कोई बॉटल गई तो वो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े की जगह पे इसी इको ब्रिक्स को निकालना आसान हो जाएगा, उसको रिसाइकल के लिए भेजना आसान हो जाएगा। अगर फूड वेस्ट के अंदर भी गया तो भी इसको सिर्फ बाहर से इतना ही वॉश करना पड़ेगा, जो अंदर प्लास्टिक है वो तो हमने क्लीन करके भरा है, पर इतना सारा प्लास्टिक अगर फूड वेस्ट के साथ चला जाएगा तो फिर हम शादी में जाते हैं तो आजकल तो फैशन हो चुकी है कि हर कोई वहां पे भी छोटी छोटी बॉटल्स हमें देते हैं और उसमें पानी पीते हैं।
अभी मुझे सिर्फ 2.5 बॉटल पानी पीना है, लेकिन मुझे 3 लेनी पड़ेगी, फिर वो आधा पानी वैसे भी वेस्ट गया, तो अगेन एक बार हम कुछ गलत कर रहे हैं। और वो 3 बॉटल बनाने के लिए कितनी एनर्जी, कितना मशीन, कितना पावर सब गया होगा, उसको हमने सिर्फ 1-2 घंटे में यूज करके फेंक दिया। वो वहां से तो रिसाइकल में ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो बल्क में होता है, लेकिन वो रिसाइकल के लिए वापस जो एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, जितना वाटर लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने उसमें पानी पिया था जबकि हम ग्लास में पानी पी सकते। हम बाहर जाके ऐसे सोचे कि बाहर तो पानी मिलता ही है ना, वाटर बॉटल, पैकेजिंग वाटर मिलता ही है ना, लेकिन उसको बनाने में और रिसाइकल में जितना एफर्ट्स ये सब लग रहा है, उसमें जो भी जीव हिंसा हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, जो कि अवॉइडेबल है। हम अपने घर से बॉटल को लेके जा ही सकते हैं। अगर हम अपने घर में प्लास्टिक का भी बॉटल है, जो टपरवेयर का, वो कोई भी, तो भी चलेगा, आप उसमें पानी रिफिल कर करके लेके जाइए। और एक चीज, जब हम पानी बॉईल करते हैं तो 8 घंटे के बाद बोलते हैं कि उसके अंदर जीव उत्पत्ति होना चालू हो जाती है। तो हम 8 घंटे का एक काल होता है ना, काल समय हम बोलते हैं कि उसके बाद वापस उसको बॉईल करना चाहिए, या तो उसको हम पठवी रहिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग जो भी। तो जो बॉटल पैकेजिंग बॉटल में आता है वो तो कम से कम 3 महीने का पुराना भी होता है, 4 महीना पुराना भी होता है, 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ भी टाइम ले लीजिए। तो क्या उसके अंदर जीव उत्पत्ति नहीं हुई होगी? और कितनी हुई होगी? इतना पुराना पानी, हम पानी नया नहीं बनता है, लेकिन एक बार उसको भर के जब बंद करके रख दिया जाए, आप सोचिए हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। पर ये सारी चीजें जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। एटलीस्ट हम लोग चाहे ना तो अपने घर से निकलने वाला इतना छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा भी रिसाइकल हो सकता है, उसको अगर हम डस्टबिन में ना डालें, कोई भी चीज, प्लास्टिक, रबर बैंड्स, ऐसी कितनी सारी चीज होती है, सेलो टैप्स होती है हमारी, गिफ्ट रैपर्स होते हैं हमारे, जिसका हमें कुछ यूज ही नहीं होता है और सिर्फ वो कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए ही हमने यूज किया है, सिंगल टाइम यूज। और ये जो हम स्पेशली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कुछ भी ला रहे हैं मार्केट से आजकल, क्यों प्लास्टिक थैली में ला रहे हैं? आप एक ट्राई कीजिए, वो प्लास्टिक थैली में ही उसी वेजिटेबल्स को रहने दीजिए जिस तरह से लाए हैं और डाइनिंग टेबल पे छोड़ दीजिए, और एक कपड़े की थैली में वही टमाटर भरिए और उसको भी छोड़ दीजिए, दोनों को गांठ मार दीजिए, और सुबह में आप कंडीशन देखिए, प्लास्टिक थैली वाले टमाटर अच्छे होंगे या वो कपड़े की थैली वाले अच्छे होंगे? मुझे आप लोग चैट पे प्लीज आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है। या तो अनम्यूट करके भी कोई बोल सकता है कि क्या होगा, कौन से टमाटर, कौन सा फ्रूट वेजिटेबल अच्छा हुआ, वो प्लास्टिक बैग में जिसको हमने टाई करके रखा है, और जो कचरा हमारे घर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का जाता है जिसको हम प्लास्टिक बैग में क्यों डालते हैं? गाय को भी खिलाने जाते तो प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के लेके जाते हैं, फिर वहां पे खाली तो कर दिया, लेकिन वो प्लास्टिक बैग क्या वापस हम अपने घर पे लेके आते हैं? नहीं, हम लोग उसको या तो वहीं पे छोड़ देते हैं, या तो इतना डरते हैं गाय से कि उसको प्लास्टिक बैग के साथ में ही खाना देके आ जाते हैं दूर से, और फिर वो क्योंकि उसका खाना था उसने वो प्लास्टिक बैग भी खा लिया। तो हम लोग आज जिस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं ये सारी चीज को, उसमें बहुत सारी सूक्ष्म जीव होते हैं। डंपिंग ग्राउंड में जब ये जाता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, रोडेंट्स वगैरह होते हैं। तो एक इंद्रिय से लेके जो गाय हमारी मर रही है, जो एनिमल्स मर रहे हैं, पंचेंद्रिय जीव तक के सारे जीव सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम प्लास्टिक को रिसाइकल में नहीं भेजते हैं, ठीक से डिस्पोज नहीं करते हैं, उसकी वजह से मर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस है जिसको हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इको ब्रिक्स बनाइए, मैंने नंबर्स दिए, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, और जितना हो सके उतना प्लास्टिक अगर हम रिसाइकल में दे रहे हैं तो हमारी वजह से होने वाली या हम जिसमें निमित्त बन रहे हैं उससे तो हम बच ही सकते हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Please raise your hand. I will unmute.
अच्छा, मैं इकोब्रिक्स बनाना आपको एक बार बताऊं, मैंने वो स्लाइड शेयर किया था, उसमें भी था कि ऐसी कोई भी 1 लीटर या 2 लीटर 2.5 लीटर की जो भी हमारी पेट बॉटल्स होती है, उसके अंदर जो भी प्लास्टिक हमारे पास जो फेंकने का है उसको हमें भरना है और उसको कंप्रेस करना है। आप बेलन से या किसी स्टिक से उसको दबा दबा के भरना है उसको, ताकि एकदम मजबूत हो जाए। ये कहीं पे भी इसमें हवा की जगह ना होनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रिक का काम नहीं करेगी। फिर वो वेस्ट जिसमें इसमें जितना मैक्सिमम हम भर सकते हैं उतना प्लास्टिक हमें भरना है। तो जितना हम इसको कंप्रेस करेंगे, अभी इसमें देखिए मैं कितना भी दबाऊंगी ना, इसके अंदर जगह ही नहीं। यहाँ तक मैंने उसको दबा, पहले से ही शुरू से ही दबा दबा के इसको भरना है। जितना आप दबा के भरेंगे उतना मैक्सिमम प्लास्टिक एक ही बॉटल में जाएगा। तो हमें ज्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करना है इकोब्रिक्स बनाने के लिए भी। और फिर उसको कैप लगा दीजिए। देखिए ये मैंने ऐसे कैप लगा के फेंक दिया। अगर मैंने डस्टबिन में भी डाला तो इसके अंदर वाला प्लास्टिक बाहर नहीं आएगा, किसी के मुंह में नहीं जाएगा। I'll unmute Jagruti Ben. She has some questions. हाँ मैम। जी कहिए। हाँ मैम, वो क्या है कि हम तो अभी मेरी जो प्रैक्टिस है उसकी बात कर रही हूँ मैं। जो डस्टबिन होता है, डस्टबिन में ही बड़ी बड़ी सी प्लास्टिक की बैग लगा के उस सारा डस्ट उसी में डालती हूँ। तो वो तो नहीं करना चाहिए, पर वो मुझे भी वो पता है कि नहीं करना चाहिए, पर मुझे कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो क्या उसका कोई आइडिया है? हाँ, क्योंकि आपके डस्टबिन में आप गार्बेज बैग डालते क्यों है? डस्टबिन गंदा ना हो इसलिए। हाँ या राइट। तो उसका नाम ही डस्टबिन है, उसको रोज वॉश करना चाहिए ना, आप वॉश कर दीजिए। लेकिन आपके डस्टबिन में भी कचरा क्या जाता है, क्यों गंदा होता है? अगर आपका फूड वेस्ट बाहर नहीं जा रहा है या तो आप सेग्रीगेट कर रहे हो, तो फूड वेस्ट तो एक डिब्बे में भी रह सकता है ना, एक पतीले में रख दीजिए पूरे दिन का, या किसी डिब्बे में। अगर आप उसको अलग से स्वीपर को दे दीजिए, भले वो इकट्ठा लेके जा रहा है लेकिन आपके घर से आपने उसको अलग करके दिखा है। देखिए ये सारी चीजें हमें अपने लेवल पे करनी है अभी। फिर वो आगे क्या होता है उसका इम्पैक्ट हमें जरूर सोचना है। तो अगर हमारा फूड वेस्ट नहीं जा रहा है तो ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप जितना हो सके गाय को खिलाइए, जो भी हो सकता है कीजिए। नहीं हो रहा है, फूड वेस्ट को अलग से एक डिब्बे में रखिए। फिर आप देखिए कि आपके डस्टबिन में क्या जा रहा है। प्लास्टिक होगा, मेटल्स होगा, ऐसी कुछ चीजें होगी, रिजेक्टेड वेस्ट, जो कि डस्टबिन को गंदा ही नहीं करती है। तो गार्बेज बैग रखने की जरूरत क्या है? और एक छोटा सा डिब्बा जिसके अंदर हमारा फूड वेस्ट गया है, उसको क्या हम रोज जैसे सारे बर्तन धोते वैसे धो नहीं सकते? आराम से धो सकते हैं। तो क्यों हमें वो प्लास्टिक का गार्बेज बैग उसके अंदर रखना है? और अगेन वो ही प्लास्टिक बैग की वजह से सबसे ज्यादा एनिमल मर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो जिस तरह से जा रहा है ना हमारा फूड वेस्ट, मैंने बोला ना, फिर वो खाने के लिए जाते हैं उसको, उनको प्लास्टिक का स्मेल नहीं आता, उनको अंदर की फूड का स्मेल आता है और फिर वो अट्रैक्ट होते हैं उस तरह। और उनके पास हमारे जैसे हाथ नहीं है कि वो उसको अलग करके खाए। तो गार्बेज बैग तो रखना ही नहीं चाहिए। Next participant Prakash Prabha. मैडम, आपने बताया गार्बेज बैग यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। वहाँ जो डिस्पोजल का है वो डस्टबिन से ले जाके नहीं फेंक सकते, तो इसलिए गार्बेज बैग ले जाके उस गार्बेज बैग को शूट में फेंकते हैं या उसमें मेन गार्बेज स्पेस में डालते हैं। और वहाँ पर कोई गाय नहीं है, आजकल काफी जगह गाय का है, वो नहीं है कि वहाँ गाय को दे दें वो उसे कर लें। तो प्रैक्टिकली वो बैग में डाल के उसको ले जाएंगे, नहीं तो कैसे ले जाएंगे उसको? आप कचरा डालने कब जाते हैं? रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे? जनरली रात में। बराबर। तो गार्बेज बैग आपने अगर रखा भी है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट है, तो वो तो आपको प्लास्टिक में रिसाइकल में दे देना है अभी आज से, तो जिस तरह से हमने सीखा। और एक डिब्बा घर से लेके जाए जिसके अंदर आपका फूड वेस्ट है, जिसको आप बाहर फेंक रहे हो, तो वो डिब्बा तो आप वापस लेके ही आओगे ना, जिसको हम वॉश कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी में हर फ्लोर पे एक शूट बना होता है, वेस्ट डालने का शूट तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में तो आज एक रूल्स भी आ चुका है कि आपको कंपल्सरी सेग्रीगेट करना है आपका वेस्ट। आपको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग रखना है। अगर आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, तो ये रूल आ चुका है। तो आपके 2 डस्टबिन होने चाहिए। नहीं है, देखिए आप क्या करें, सिर्फ प्लास्टिक को अलग करना चालू कर देंगे ना, सिर्फ प्लास्टिक को,
फिर आप देखिए कि आपके डस्टबिन में क्या जा रहा है। फिर मोस्टली फूड वेस्ट रहेगा और कुछ रिजेक्टेड वेस्ट, जैसे हमने झाड़ू लगाया तो झाड़ू में जो डस्ट निकली, डस्ट अगर फूड वेस्ट के साथ जाती है तो ओके, वो मिट्टी होती है। फिर आपका कुछ रिजेक्टेड वेस्ट रहेगा, जैसे एक्सपायरी डेट मेडिसिन है या कुछ ऐसी चीजें। शैम्पू के कंटेनर वगैरह तो मैंने बोला कि वैसे भी रिसाइकल हो जाते हैं, वो तो आपका स्लीपर्स भी निकाल लेगा। और हाँ, एक चीज मुझे और शेयर करनी थी, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल सैशे लेके जाते हैं ना शैम्पू के, अगर ट्रैवलिंग पे गए तो फिर वो सैशे फेंक देते हैं। उसकी जगह पे अगर ऐसी कोई छोटी बॉटल जो हमारे घर में, उसमें हम रिफिल करके लेके जाए तो वापस उतना वो सिंगल टाइम प्लास्टिक बाहर नहीं जाएगा। हमारे सबके घर में बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं, सोप के, शैम्पू के, जो भी चीजें हैं, ऑयल के, ऐसी छोटी। और ये डिब्बी भी आपको कुछ नई बाई नहीं करनी है, हर होटल में मिलता है, आप एक बार ले लो, लाइफ टाइम चलेगा। उसमें रिफिल करना चालू कर दीजिए। मतलब हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और जितना हमारे हाथ में उतना करेंगे। किसी चीज का विरोध नहीं करना है हमें, पर विकल्प ढूंढते रहना है। अभी जैसे मेरा आज भी एक होता है कि मैं सारी चीजों, मैंने डिसाइड किया है कि मैं, मेरे घर में प्लास्टिक बैग्स नहीं आएगा। मैं सब्जी लेने जाऊंगी, मेरे घर से खुद का थैला लेके जाऊंगी, सब ऐसे ही होता है। पर फिर पाइनएप्पल जब आता है ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। पाइनएप्पल मार्केट से हम कटवा के लाते हैं, फिर वो प्लास्टिक बैग में ही आता है। फिर अभी मैंने डिसाइड किया, 2 बार मैं बगैर पाइनएप्पल लेके आई, क्योंकि मुझे खुद को डिसाइड करना था ना कि मुझे क्या करना है। और अभी मैंने याद किया कि अगर मैं जाऊंगी मार्केट में तो एक छोटा डिब्बा प्लास्टिक का ही सही, क्योंकि वो तो रीयूज होता है ना कंटेनर, जो भी अपने घर में, और उसका वेट नहीं होता है, मैं मेरे थैले में डाल दूंगी कि अगर मुझे कुछ ऐसी चीज लानी पड़ी तो मैं उस डिब्बे में लेके आ सकती हूँ। तो मैं ट्राई करूंगी, अवॉइड करूंगी जितना हो सके उतना मुझसे वो सारी चीजों को यूज करना या उसको गलत तरीके से बाहर फेंकना। ये पानी की बोतल भी बोलते हैं, उसमें बार बार यूज नहीं करनी चाहिए, उससे हार्मफुल होता है। आप बोले कि पानी बोतल खाली हमारी उसमें हेल्थ, पानी भर के ले हाँ, जाइए। क्योंकि उसमें माइक्रो पार्टिकल्स घुस जाते प्लास्टिक। उसमें भी लिखा है सिंगल टाइम यूज, आपको 1 टाइम यूज करके उसको क्रश करके फेंकना है। फेंकना मतलब रिसाइकल में देना है, उस पे भी लिखा है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को नुकसान करता है। तो ये सारा जो भी सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक है, वो क्या होता है मैं दिखाऊं आपको। देखिए, ये जो हमारे घर पे चीजें आती है, ये सारी चीजें आप देखिए, इसको मैं फाड़ूंगी, फटेगा नहीं, फटेगा नहीं, फटेगा ये। तो ये रिसाइकलेबल है, ये बैग, ये रिसाइकलेबल है। और इसके ऊपर आप देखिए, हर बैग के ऊपर ये लिखा हुआ है। आप इसको कलेक्ट करेंगे ना, 1 kg के 20 रुपीज आते हैं। ये बैग पे भी लिखा है रिसाइकलेबल। और इसको भी मैं फाड़ूंगी, ऐसे फट रहा है, नहीं फटेगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक की बैग है, ये जबला थैली, इसको फाड़िए, हट गया, ये नुकसान करता है। तो इसको तो मैं शायद कई बार यूज कर सकती हूँ। मुझे अगर इसके अंदर कुछ डालना है, मैं डाल के इसको यूज कर सकती हूँ। तो रीयूज कीजिए, नहीं हो रहा है तो रिसाइकल में दे दीजिए। पर ये सारी चीजें रिसाइकल में पहले ही दे दीजिए। यूज करने के बाद अगर जब ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो हो सकता है तो आप उसको प्लीज इको ब्रिक्स बना के उसमें इकट्ठा कीजिए, फिर रिसाइकल में दीजिए। लेकिन हो सके उतना प्लास्टिक को बाहर नहीं फेंकिए, और मिक्स तो नहीं ही करना चाहिए किसी भी कचरे को। Can I ask something? बोलिए। Yeah. मैं रोमा दुबई से बोल रही हूँ। मैं अभी हमारे यहाँ इतना अवेयरनेस ही नहीं आया कि ग्रीन्स को अलग कर दें या वेस्ट को अलग कर दें। बट आई एम मैंने किचन गार्डन लवर, सो मैं कुछ वेस्ट तो अपना फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैं यूज कर लेती हूँ, और कुछ उसके अपार्ट भी कुछ बचता है। और जैसे अभी गार्बेज बैग में नहीं डालेंगे हम तो इट्स पेनल्टी हियर। तो यहाँ काफी चीजें लाइक अभी इतना कंसेप्ट भी नहीं आया सब अलग करना। हमको खराब भी लगता है कि जो मिल्क कैन आते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, फेंकते हुए भी खराब लगता है। उसके अंदर भी मैं काफी फ्लावर्स और मैं कुछ कुछ लगा लेती हूँ डिफरेंट, मगर ये वो रोज निकलता है एवरी 3rd डे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
नहीं तो वहां पे तो गवर्नमेंट ही उसको रिसाइकल करेगी। वो प्लास्टिक जो भी मिल्क गैलन वगैरह है उसको वो लोग फेंकेंगे ही नहीं, वो आगे जाके रिसाइकल ही होता है। इतना बड़ा प्लास्टिक कहीं लैंडफिल पे भी नहीं जाएगा। लैंडफिल पे भी जाएगा तो जो भी हमारे रैक पिकर्स है वो वहां से भी लेके कहीं पे भी किसी भी कंट्री में ये सारी चीजें तो रिसाइकल होती ही होती है। जो एक्चुअली हमारा जो रिसाइकल ना होने वाला प्लास्टिक है उससे ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आप अगर कर रहे हो अपने किचन गार्डन में, अगर आप कंपोस्ट बना रहे हो तो मुझे लगता है अगर आप ठीक से करोगे तो 99.9% वेस्ट कंपोस्ट में चला जाएगा, तो फिर आपका वो इश्यू नहीं होगा। और प्लास्टिक के कचरे को जैसे मैंने इको ब्रिक्स में डाला, आप प्लास्टिक की बैग में ही डाल के उसको बाहर अच्छे से वॉश करके उसको भी आप दे रहे हो स्वीपर को, तो ठीक है ना, वो तो रिसाइकल में ही जाने वाला है। फूड वेस्ट को हमें प्लास्टिक की किसी भी चीज में नहीं रखना चाहिए डिस्पोज करते समय, किसी भी तरह का। मिल्क बैग है, बाहर से लाया हुआ कोई पार्सल है, उसको भी कम से कम वॉश करके, ताकि प्लास्टिक और फूड साथ में बाहर ना जाए लंबे टाइम के लिए। Now Astha will take over. हेलो। हाँ मैम, पिंपरी चिंचवड़ में है रिसाइकल बिन का आउटलेट? पुणे में तो है, पुणे में पूर्णम अर्थ करके है, पुणे में बहुत सारे हैं। आपको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा गूगल पे, पर पूर्णम अर्थ करके है, पूर्णम इकोविजन करके है, सॉरी पूर्णम इकोविजन आप नोट कर लीजिए, आपको गूगल पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो पुणे में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। Purvi ji, I think if we continue, we can keep on asking questions, and I know आप आंसर्स देते रहेंगे, आपका पैशन हमें मालूम है, पर I think we are already 10 minutes over, तो we'll now conclude this session. अगर कुछ कर सके तो maybe we'll invite you for one more session and then सब अपने questions पूछ सकेंगे. I hope all of you agree with me. So Mona ji, one last person, our Girish Maniyar ji, we will take them and then you can conclude. All right. Okay. Okay. Please go ahead. Yeah. First of all, hearty congratulations to Dr. Bipin Bhai Doshi and Purvi Ben for such a interesting and knowledgeable subject, and not only, one of the first birth of Jain Dharma, Ahimsa, Jeev Hinsa, Now, I would like to make some suggestions, Purvi Ben. The film that you showed, Bisleri, I have seen it first time. How can we show it to maximum people? We should think about it. WhatsApp group, movies, before starting movies or TV shows. Some of my suggestions. हाँ सर, ये इनिशिएटिव बिस्लेरी ने लिया है। तो मुंबई में जितने भी एनजीओ प्लास्टिक पे काम करते हैं, रिसाइकलर है, उनको उन्होंने कनेक्ट किया है। तो ऐप वगैरह बिस्लेरी ने बनाया और फिर हर एरिया वाइज जो भी है, दालमिया ग्रुप है वगैरह जो भी है, उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ऐसे हर जगह पे अभी पूरे इंडिया में शुरू हो रहा है। जैसे भावनगर सिटी में उनके कमिश्नर ने उनको ग्रीन झंडी दे दी, इकोब्रिक्स बनाओ, और इकोब्रिक्स का फिर वो लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाए। तो उन्होंने हर घर से प्लास्टिक को इकोब्रिक्स में डालना चालू किया है। वैसे बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ काम हो रहा है, थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा सबको। मैं खुद जो करती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मुंबई में मुझे पता है कि ये लोग हैं और हम लोग पूरा प्लास्टिक अभी उनको दे रहे हैं। तो ऐसे हर जगह पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और मुझे लग रहा है बिस्लेरी तो मल्टीनेशनल है, तो वो हर जगह पे लेंगे इनिशिएटिव। और आपको चाहिए तो आपका भी जो ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मैं मोना जी से बोलूंगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फॉरवर्ड कर देंगे। बिस्लेरी की ऐप का या जो भी है हमारे पास, ये वो सब शेयर हो जाएगा। I would suggest to share on our group, not only for me, so that everybody can use it. सब लोग यूज कर सकते हैं। We will do that, sure. Yeah, एक तो क्या है, अवेयरनेस इसका नहीं है, जानकारी सबको नहीं है, और दूसरा एजुकेशन नहीं है इसका किसी को। अवेयर होना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट हम गलत तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, आजकल बहुत जगह भी प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव चल रहे हैं। हम लोगों ने सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी आता है, ई वेस्ट कलेक्शन, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन, लेकिन शायद हम लोग उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे उसमें।
तो आप अपने घर का प्लास्टिक इकट्ठा कीजिए। मैंने बोला ना, अगर 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टिक एक लीटर की बोतल में आ जाता है, तो अगर हम ऐसे 3-4 बॉटल्स अपने घर में इकट्ठा करके भी रखे, अगर हमारे पास जगह नहीं है या कुछ भी, तो इको ब्रिक्स बना के जब भी ऐसे कलेक्शन ड्राइव होते हैं या कोई स्कूल में ऐसे होता है, कोई स्कूल के पास कहीं आपको ऐसे लगता है, तो वहां पे जाके डोनेट कर दीजिए। तो जितना हो सके हम कर सकते हैं। Yeah. Just nice session you made about NGO. I would recommend, I would request Bipin bhai also, Dr. Bipin sir, Jain Jagruti Center, Jain Social Group, Jito, Geo, why all these organizations, they can actively participate, and as far as fund is concerned, I don't think they have got any problem. कर सकते हैं। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप है यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए, वो लोग का प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव चलता ही है। अगर उस वक्त, और बहुत सारी लायंस और ये सब रोटरी क्लब वगैरह भी आजकल जुड़ रहे हैं उसमें, तो ऐसे अगर हमारे जैन ग्रुप भी उसमें जुड़ जाए, जैसे आपने नाम दिए अभी, तो वो सब, तो ये बहुत मतलब कलेक्टिव हम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा लोग फिर ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। All right, Girish bhai, we have taken your suggestions and we'll definitely take them forward. We have exceeded our time limit. It's a Sunday evening. I'm sure sabko, yeah, we'll definitely work on this. I would sincerely like to thank Purvi Shah, Dr. Mona Badani, on behalf of my colleague Sangeeta Chajed and my team consisting of Dr. Bipin Doshi, Kavita Shah, Amol Shah. We all thank you from the deepest section of our heart for making this talk so interesting. आपने जिस तरह से हमें ये समझाया है, मुझे लगता है हर एक के दिल में एक छोटी चिंगारी कहीं ना कहीं जली है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी प्लास्टिक के बारे में सोचना है। आपने जो इस बारे में चिंतन किया है वो पूरा पक्का उभर के आया है आपकी टॉक में, और हम सब आपसे वादा करते हैं कि हम इस पे चिंतन करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हमारे जीवन में लाएंगे। हम सब जैनिज्म के स्टूडेंट हैं, हम एक इंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा हमने काफी सीखा है। खाने में बदलाव लाए हैं, हमारे काफी आचार में बदलाव लाए हैं, पर प्लास्टिक से पंचेंद्रिय तक हम इतनी हिंसा करते थे, ये शायद हम में से काफी लोगों को जानकारी नहीं थी। आपने हमारी आंखें खोल दी, थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे ये सारे जितने अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है कि इतने पेशेंटली आप सब ने सुना, इतने इंटरैक्शंस किए पूर्वी के साथ, उससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। पर मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि ये जो शो है, ये पूर्वी जैसे एकदम जो कहते हैं ना स्पीकर्स, उसके लिए नहीं है। हम ये स्पीकर्स को अभी इसलिए ला रहे हैं तो ताकि हमारे विचार खुलने शुरू हुए। पर अगर आपके पास ऐसे कोई भी विचार है, जब आप खुद चिंतन करते हैं और आपको विचार आते हैं कि ये चीज अप्लाइड जैनिज्म में ऐसे कर सकते हैं, तो प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, संगीता को कांटेक्ट कर सकते हैं, कविता को, किसी भी एनी कमिटी मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम ये प्लेटफॉर्म आपको भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास 1 घंटे का टॉक नहीं है, कोई बात नहीं, 15 मिनट का टॉक के लिए आइए, पर आपके विचार बाकी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर रखें, क्योंकि ये चिंगारी हमें फैलानी है कि जैनिज्म में हम जो सीखते हैं वो डे टू डे लाइफ में हम कैसे लाएंगे। हमारा एक फेसबुक पेज भी है अप्लाइड जैनिज्म का, उसे भी प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच पूर्वी जी, रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत दिल से ये टॉक बनाया है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई टीम मेंबर्स। विद दैट आई से गुड बाय। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी फिर से मिलेंगे 7:30 को। थैंक यू सो मच एवरीवन कि इतना ध्यान से मतलब सुना। और द थिंग इज कि बस स्वयं से शुरुआत, किसी और की मत वेट कीजिए। अगर कोई एनजीओ नहीं मिल रहा है तो इको ब्रिक्स बनाना एटलीस्ट चालू कीजिए। स्वयं से शुरुआत कि मैं कहाँ क्या कर सकती हूँ और कितनी चीजों से बच सकती हूँ।
एंड मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।